हाँ जी, तो आपको मालूम पड़ता है कि आपकी रिपोर्ट में आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ गया है। अब वो चाहे 1 हो, चाहे 1.5 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 8 हो, आप घबरा जाते हो और आप सबसे पहले काम क्या करते हो कि आप एक किडनी के डॉक्टर के पास जाते हो, जिसको हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो जैसे ही आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपको देख के तुरंत वो नेफ्रोलॉजिस्ट पंडित बन जाएगा और एस्ट्रोलॉजर बन जाएगा। ठीक है, वो आपको प्रिडिक्ट करेगा कि साहब ऐसा है कि 6 महीने बाद आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। आप 2 साल 3 साल मैक्सिमम 5 साल के बाद तो आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद ट्रांसप्लांट, और डायलिसिस ज़िंदगी भर करानी पड़ेगी आपको। आप सोचिए, आप पेशेंट हो, आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हो, जिस डॉक्टर को आपको उम्मीद देनी चाहिए, आपको होप देनी चाहिए और आपको सही रास्ता बताना चाहिए, वो क्या कर रहा है? वो डरा रहा है आपको, और वो सिर्फ डरा ही नहीं रहा है, आपको नाउम्मीद भी कर रहा है कि इसका कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, उनका प्रिस्क्रिप्शन देखें तो क्या लिखते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन में? मैं रोज देखता हूं, कम से कम 15-20 प्रिस्क्रिप्शन रोज मेरे पास आते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के ऑल ओवर इंडिया से, और आपको मैं बता सकता हूं कि एक पेटेंट तरीका है उनका लिखने का। तो क्या होगा उसमें? निकार्डिया होगी, अर्कमिन होगा, सिलाकार होगी, ठीक है, नोडोसिस सोडियम बाइकार्बोनेट होगी, बस ये दवाइयां लिख देंगे वो, और फिर बोलेंगे कि साहब अब आप ये दवाइयां लीजिए और बस ठीक है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक पेशेंट पूछ लेता है उनसे कि भाई कोई किडनी की दवाई है इसके अंदर क्या, कि जो मेरा यूरिया बढ़ गया है या क्रेटिनिन बढ़ गया, उसको किसी तरह से कम कर पाएगी वो दवाई? ऐसी कोई दवाई आपने लिखी है? या किडनी को रिपेयर करेगी, कोई ऐसी दवाई लिखी है आपने? तो नहीं भाई, ऐसी तो कोई दवाई आती नहीं है हमारे यहाँ। तो आप तो किडनी के डॉक्टर हैं, आप नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, तो अगर आप किडनी के डॉक्टर हैं तो कम से कम किडनी की कुछ दवाइयाँ तो होंगी आपके पास। तो नहीं है उनके पास दवाइयाँ किडनी की। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपके पास दवाई नहीं है, आपने ब्लड प्रेशर की दवाई लिख दी और एक सोडियम बाइकार्बोनेट लिख दी, ठीक है। अगर कंडीशन थोड़ी सी वर्स है तो एक डाइटॉल लिख देंगे कि भाई उससे स्वेलिंग कम हो जाए, या हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीमिया या ईपीओ का इंजेक्शन लिख देंगे, यूरिक एसिड बढ़ा है तो फेबुटाज या फेबुरिक लिख देंगे। तो ये बेसिक होती हैं। और कुछ बेचारे जो थोड़ी और मदद करना चाहेंगे वो विटामिन डी या बी कॉम्प्लेक्स की गोली लिख देंगे साथ में, जिससे कि पेशेंट को भी लगे कि भाई कुछ मिल गया उसको खाने को। बट किडनी की कोई दवाई नहीं लिखेगा कोई। भाई मैं इतना दुखी होता हूँ इन नेफ्रोलॉजिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन को देख के कि मुझे इतना मन करता है कि कम से कम भाई चलो ठीक है, आप कुछ मत लिख रहे हो, थोड़ा सा तो भला कर दो पेशेंट का। अरे जो आपके फील्ड में दवाइयाँ हैं जिनसे यूरिया क्रेटिनिन कम होता है, ठीक है, वो तो लिख दो। किडनी रिपेयर होती है वो तो लिख दो। किसने मना किया आपको कि एक प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक लिख दो एक पेशेंट को, या कीटो एनालॉग्स जो होते हैं, अल्फा कीटो एनालॉग्स होते हैं, वो लिख दो, ठीक है। एक नेफ्रोशील्ड लिख दें एंटीऑक्सीडेंट्स की, जो किडनी के नेफ्रॉन्स को रिपेयर करती है, क्या प्रॉब्लम है? बट नहीं, ये सोचते हैं कि ये तो गारंटीड है कि आप पेशेंट की किडनी फेल होगी, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, डाइट के बारे में पूछें आप इनसे तो सिर्फ एक ही एडवाइस, पोटेशियम पोटेशियम पोटेशियम, मतलब फ्रूट्स नहीं खाना है। अच्छा जी, तो क्या खाना है? ब्रेड खा लीजिए, आप बिस्किट खा लीजिए, चाय पी लीजिए, डबल टोन दूध ले लीजिए, बहुत फायदेमंद है वो। अगर आपने प्रोटीन नहीं लिया तो आप खत्म हो जाएंगे। ये तरीका है आजकल के डॉक्टर्स का, जो अप्रोच है किडनी के फेलियर के अंदर, वो ये है। अच्छा, गलती से इनको अगर आपने बोल दिया कि आपने होम्योपैथी ले लिए या आयुर्वेद ले लिए, तो वो लिख देंगे पर्चे पे, पेशेंट टेक इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, इससे नुकसान होता है, किडनी बर्बाद हो जाएगी, आपकी आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, ना जाने क्या क्या। अरे भाई, क्या नुकसान है अगर कोई पेशेंट आयुर्वेदिक दवाई या होम्योपैथिक दवाई साथ में ले ले? तो आपके प्रिस्क्रिप्शन के कोई साइड इफेक्ट नहीं है उसका, कम से कम
कितने लोगों को मैंने देखा है पर्सनली अपने प्रैक्टिस के अंदर कि उनकी आयुर्वेद और होम्योपैथी से इंप्रूवमेंट हुए किडनी के फंक्शन के अंदर। तो द अप्रोच इज रॉन्ग। ये जो अप्रोच है ना नेफ्रोलॉजिस्ट की, इसके ऊपर मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ 3 वर्ड मेरे को महसूस होते हैं और दिमाग में मेरे आते हैं, वो है अज्ञानता, दूसरा है लापरवाही और तीसरा है निराशा। अज्ञानता, लापरवाही और निराशा। भाई किडनी का पेशेंट ठीक हो सकता है, उसका यूरिया क्रेटिनिन कम हो सकता है, रोज करता हूं मैं ये काम। यूरिया को क्रेटिनिन को कम करने का, किडनी को रिपेयर करने का, जीएफआर को इंप्रूव करने का रोज करता हूं मैं ये काम। आप क्यों नहीं कर सकते हो? थोड़ी तो नॉलेज बढ़ाओ अपनी। Subscribe to Reversal Clinic and press the bell icon so you never miss any updates. तो नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा, संस्थापक रिवर्सल क्लिनिक। मैं तकरीबन 25 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को किडनी फेलियर के पेशेंट्स को ठीक करते हुए, उनका इलाज करते हुए। और मैं कोई एक चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं हर एक वो चीज़ इस्तेमाल करता हूँ जिससे कि पेशेंट की किडनी ठीक हो पाए। वो चाहे होम्योपैथी हो, वो चाहे आयुर्वेद हो, वो चाहे एलोपैथी जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, ठीक है, वो चाहे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हों, विटामिन्स हों, एंटीऑक्सीडेंट्स हों, डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट, वॉट एवर इट टेक्स, जो भी लगता है एक किडनी को बचाने के लिए, डायलिसिस से रिकवर करने के लिए, डायलिसिस को अवॉइड करने के लिए, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, बताता हूँ अपने पेशेंट्स को, जिससे कि वो रिकवर हो सके, उनका यूरिया और क्रेटिनिन कम हो सके। आज इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे 5 ऐसी दवाइयों की जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं और बहुत सेफ हैं किडनी फेलियर के पेशेंट्स और उनके केसेस के अंदर। जो किडनी फेलियर का एक पेशेंट होता है और उसको जो बाकी प्रॉब्लम्स होती हैं किडनी के अलावा भी, उन सब के अंदर अगर आप सुरक्षित तरीके से और असरदार दवाई दे सकते हैं जो आपके एलोपैथी के साथ चल सकती है, तो वो दवाइयाँ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 कारण किडनी फेलियर का, नंबर 1 कारण क्या है? हाई ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा कारण है किडनी के फेल होने का। ज़्यादातर लोग जो हैं उनको मालूम ही नहीं होता है सालों तक कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। वो एक बार नापते हैं तब देखते हैं कि हाँ भाई ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। वो एसेंशियल हाइपरटेंशन है, रीनल हाइपरटेंशन है, कॉम्बिनेशन है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दवाई लेने के बावजूद जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रेंज में नहीं रहता है, जो कि रहना चाहिए। तो वो कंटिन्यूस इंजर करता है किडनी को और वो रिजल्ट करता है किडनी फेलियर में। चाहे आप दुनिया की कोई दवाई ले लीजिए, अगर आपका ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल रेंज या एक्सेप्टेबल रेंज नहीं है तो वो किडनी को डैमेज करेगा आपकी। यही कारण है कि ज़्यादातर एलोपैथ्स ये अर्कमिन, निकार्डिया और एमलॉन्ग, ठीक है, ये सारी दवाइयाँ, मेट एक्सेल, ये सब देते हैं और सिर्फ यही देके छोड़ देते हैं, वो अलग बात है। बट उनका फोकस इसीलिए रहता है किसी तरीके से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहे। 30% या 40% केसेस के अंदर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है, बट 50 to 60% केसेस के अंदर इवन आफ्टर मेडिकेशन, मतलब दवाई के बावजूद ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में नहीं होता है। वहाँ पर अगर आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हैं या जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं जो कि सुरक्षित हैं और असरदार हैं, आपकी एलोपैथी की दवाइयों के साथ चल सकती हैं, तो क्यों ना इस्तेमाल करें। एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जटामासी। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में 2020 में एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ था इसके बारे में और प्रूव किया था कि भाई सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर है आपका उसको रिड्यूस करने में ये काम आती है जड़, ठीक है। दूसरी है सर्पगंधा, या लहसुन ले लो या दालचीनी ले लो। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रूवन हैं, क्लिनिकली प्रूवन हैं, स्टडीज़ में प्रूवन हैं कि ये आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में या कम करने में मदद करती हैं, ठीक है। आपने सुना होगा अर्जुन की छाल, अर्जुना जिसको हम लोग बोलते हैं,
हार्ट के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। क्या प्रॉब्लम है अगर इसको ले लिया आपने तो, ठीक है। अच्छा, 70% केसेस के अंदर ब्लड प्रेशर एक्चुअल बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर स्ट्रेस और मानसिक तनाव के कारण है। ये मैंने एक्चुअली पेशेंट्स में देखा है कि उनका नेचर ऐसा है कि उनको टेंशन लेने की आदत है, स्लीप प्रॉपर होती नहीं है उनकी, और ये मेंटल टेंशन और स्ट्रेस और स्लीप की कमी की वजह से ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है। तो क्या कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हो सकती हैं जो कि मन को शांत कर सकें, आपके दिमाग को थोड़ा सा संतुलित कर सकें, और वो जो एलिमेंट है स्ट्रेस या मेंटल एलिमेंट उसको कम कर सकें? क्या सोचते हो आप, कौन सी दवाइयां हो सकती हैं? आयुर्वेद में शंख पुष्पी है, ब्रह्मी है, अश्वगंधा है, ठीक है, तुलसी है, और ऐसी कई सारी जड़ी बूटियां हैं जो कि आपको रिलैक्स करती हैं और इनडायरेक्टली आपके ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। अब ये सारी की सारी जटमासी से लेके अश्वगंधा, ब्रह्मी, शंख पुष्पी, अर्जुना, सब अगर पूरा का पूरा राइट एक्सट्रैक्ट राइट अमाउंट के अंदर आपको एक ही बॉटल में मिल जाए तो फायदेमंद होगा कि नहीं होगा? बिना किसी साइड इफेक्ट के चालू कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। तो आयुर्वेदिक दवाई नंबर 1 किडनी फेलियर के पेशेंट्स के लिए है बीपी कंट्रोल सिरप। वहां पे जहां पे बीपी कंट्रोल नहीं हो पाता है आपका एलोपैथी से, तो एलोपैथी के साथ आप बीपी कंट्रोल सिरप शुरू कर सकते हो। वो है ये बीपी कंट्रोल सिरप, ठीक है। अब इसका डोज क्या है? डोज डिपेंड करेगा आपका कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। वो हो सकता है कि 1 चम्मच 3 बार हो दिन में, हो सकता है 2 बड़े चम्मच 2 बार हो सकता है 2 बड़े चम्मच 3 बार हो। ये केस टू केस डिपेंड करेगा, बट इट इज़ वेरी इफेक्टिव, बहुत असरदार है। मेरे पेशेंट्स में मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में इसको देखा है, ट्राई किया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स, ठीक है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम किडनी फेलियर के पेशेंट्स में जो आजकल मैं देख रहा हूँ, किडनी का तो रिपोर्ट खराब है, यूरिया क्रेटिन गड़बड़ है, यूरिक एसिड है, सब कुछ है, लिवर इन्वॉल्व होता है। अबाउट 60 to 70% केसेस के अंदर मैंने देखा है कि लिवर एंजाइम गड़बड़ है, SGOT SGPT गड़बड़ है। क्यों है? उसका मेन रीज़न ये है कि अगर आप यूरिया के बारे में जानते हैं तो यूरिया जो है वो लिवर का काम है, यूरिया को प्रोड्यूस करना लिवर का काम है, किडनी का काम नहीं है। तो यूरिया जितना प्रोड्यूस होगा लिवर के थ्रू उतना लोड पड़ेगा किडनी पे। आप ये समझ के चलो कि किडनी और लिवर बहन भाई का रिश्ता है, ठीक है। अगर किडनी बहन है तो लिवर भाई है, तो पहली चीज़ें वही झेल लेगा पूरी की पूरी। अगर लिवर डिटॉक्स कर लिया आपने तो किडनी आपकी वैसे ही बच जाएगी, और लिवर गड़बड़ है तो किडनी पे लोड बढ़ता ही चला जाएगा। अब चाहे वो लिवर फैटी लिवर हो, चाहे लिवर में सिस्ट हो, चाहे एंजाइम्स डिस्टर्ब हो, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका लिवर गड़बड़ है? 90% लोगों का आज की डेट में लिवर गड़बड़ है। साइन और सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं? एसिडिटी, गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन, भूख ना लगना, जी मिचलाना, ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं जो डाइजेशन से रिलेटेड हैं वो लिवर के सिम्टम्स हैं। वीक लिवर, स्लगिश लिवर जिसको हम लोग बोलते हैं, और वही जब लिवर अच्छी तरह से काम नहीं करता है, जो कि डिटॉक्स ऑर्गन नंबर 1 है आपके शरीर का, तो प्रॉब्लम्स किडनी के लिए आपकी बढ़ती हैं। कई सारी ऐसी जड़ी बूटियां जैसे भृंगराज हो गई, कुटकी हो गई, एम्बेलिका राइब्स करके एक है, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि लिवर को एक्चुअली ठीक करती हैं। मैंने इतने पेशेंट्स देखे हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, कि जिनके लिवर में सिस्ट थी और वो सिस्ट घुल जाती है, क्लियर हो जाती है जब जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। क्योंकि एलोपैथी में एज सच कोई भी दवाई नहीं है डायरेक्टली लिवर के लिए। अगर आप देखें तो वो चली आ रही है एक हिमालय की Li52, न जाने कितने सालों से जो लोग लेते आ रहे हैं, वो चलती चली आ रही है, पर कोई स्पेसिफिक दवाई लिवर के लिए नहीं बनाई है, वो भी हर्बल है। तो अगर आप लिवर को ठीक करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि एक किडनी के पेशेंट में भूख नहीं लग रही है उसको, या कॉन्स्टिपेशन है, या बदहजमी है, ठीक है, तो सबसे अच्छा और सबसे इफेक्टिव टॉनिक है हेपेरिक्स DS, ठीक है।
ये हेपेरिक्स डीएस। अब ये मैं जितने पेशेंट्स को दिया है सब पेशेंट्स के अंदर यूरिया के अंदर इंप्रूवमेंट आया है, उनकी भूख लगना शुरू हुई है, उनकी पाचन क्रिया अच्छी हुई है और इनडायरेक्टली रीनल लोड कम हुआ है। तो इसका डोज क्या है? वही 2 बड़ी चम्मच यानी 10 ml दिन में 3 बार लेना है, खाना खाने के तुरंत बाद लेना है। ये एक छोटी सी बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है इसके बारे में। हाँ जी, अब आते हैं तीसरी बड़ी मेजर, हर एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर अनीमिया होता है, खून की कमी होती है। अब हम जानते हैं ये चीज़ कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि किडनी फेलियर का पेशेंट है उसका हीमोग्लोबिन बहुत अच्छा है। उसका मेन रीज़न भी यही है कि किडनी भाई एक एंजाइम बनाती है एरिथ्रोपोइटिन करके, जिससे कि स्टिमुलेशन होता है बोन मैरो में अपना खून के प्रोडक्शन का। और अगर वो एंजाइम प्रॉपरली नहीं बन रही है तो वो खून बनेगा ही नहीं शरीर के अंदर। तो उसके लिए डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि भाई ईपीओ का इंजेक्शन ले लीजिए। एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट्स होते हैं, एरिथ्रोपोइटिन या डार्पोइटिन के नाम से। और ये जो इंजेक्शंस हैं ये वीकली या 10 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार दिए जाते हैं। अच्छा, ये इंजेक्शन ज़रूरी हैं। आप ये ना सोचें कि कोई ऐसी दवाई है जो कि बिना इनके इंजेक्शन के चल जाएगी। भाई ये ज़रूरी है क्योंकि इसकी कमी है शरीर में। अगर आपने उसको रिप्लेस नहीं किया तो फिर वो काम नहीं बनेगा। बट ये इंजेक्शंस के देने के बावजूद ज़्यादातर पेशेंट्स के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है। और हीमोग्लोबिन की कमी मतलब खून की कमी। खून की कमी का मतलब तुरंत वीकनेस, कमज़ोरी। कोई ऐसी जड़ी बूटी या कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में आती है कि जिसका आपको लगता है, आपने सुना कि इससे खून इम्प्रूव हो जाएगा, खून की मात्रा बढ़ जाएगी, तो सोचिए कौन कौन सी वो चीज़ें हो सकती हैं। सब जानते हैं, पालक, चुकंदर, अनार, सेजन के पत्ते, मोरिंगा लीव्स, अदरक, ये सारी ऐसी हमारी घरेलू चीज़ें हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। पर अगर इनके एक्सट्रैक्ट सही मात्रा में हमारे शरीर में पहुंच जाएं तो बहुत इफ़ेक्टिव हैं खून की मात्रा बढ़ाने में, हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करने में। अब अगर ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही बॉटल में मिल जाएं, तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपने बताया था कि एक दवाई आती है जिसको हम लोग बोलते हैं एचबी बूस्टर सिरप, ठीक है, वो है ये। अब जो एचबी बूस्टर सिरप है इसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। 2 हफ्ते में 7 हीमोग्लोबिन 9 पहुंच गया पेशेंट्स का। और मुझे बहुत खुशी होती है ये देख के कि भाई पेशेंट्स को वाकई में इम्प्रूवमेंट आता है। उनकी खुशी देख के मुझे खुशी होती है। भाई सिंपल तरीका है इसका। डोज कैसे बनाएंगे आप कि भाई 2 चम्मच आपने ली इसकी, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने से पहले ले लीजिए, ज़्यादा इफेक्टिव है, बाद में भी ले सकते हैं। तो 10 ml 3 टाइम्स डेली इसकी डोज है। इसको कंटिन्यू रखना है। पर जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ ये ऐसा नहीं कि आपने हफ्ते 10 दिन ली, 15 दिन ली या 1 महीना ली उससे काम हो गया। जो भी जड़ी बूटियाँ या ये अच्छी चीज़ें होती हैं आप कंटिन्यूस अपने शरीर में डालेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ गारंटीड टू गिव यू गुड रिजल्ट्स, ठीक है। अब आते हैं मेन किडनी पे। भाई हमने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया, हमने हीमोग्लोबिन बढ़ा लिया, हमने यूरिया लिवर को ठीक कर लिया, पर किडनी को तो ठीक करना ही है, वो तो मेन चीज़ है। तो जैसे मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था नेफ्रो पंचामृत और नेफ्रो पंचामृत प्लस के बारे में। तो एक दवाई है जो नेफ्रो पंचामृत है वो यूरिन प्रोडक्शन के लिए, मतलब पेशाब बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है। अगर पेशाब ही नहीं बनेगी तो फिर आप 100% सोच लीजिए कि आपको डायलिसिस करानी पड़ेगी। या जिन लोगों की पेशाब कम बन रही है या जिन लोगों की पेशाब बन ही नहीं रही है उन लोगों के लिए इवन नॉर्मल जो स्टार्टिंग स्टेज है किडनी के अंदर उसके लिए भी नेफ्रो पंचामृत के अंदर ऐसे 5 अमृत हैं जो कि ज़रूरी हैं, बिना इनके काम नहीं चलेगा यूरिन फॉर्मेशन में या जिसको बोलते हैं पेशाब बनाने में। वो 5 चीज़ें क्या हैं? पुनर्नवा, गोखरू, पलाश, कासनी और वरुण। बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बिना इसके कोई भी आयुर्वेदिक इलाज नहीं होता पूरी दुनिया में। तो ये एसेंशियल है, ये ज़रूरी है। तो ये पांचों की पांचों अगर सही मात्रा में एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, प्योर एक्सट्रैक्ट फॉर्म में अगर आपको मिल जाए एक ही जगह पे, एक ही सिरप में,
तो उससे बढ़िया क्या। अगर आपने उसको 2, 4, 5, 6 महीने 10 महीने ले लिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी किडनी फेल तो नहीं होगी, ये तो पक्का है। ठीक है, तो नेफ्रो पंचामृत ये है, और इसकी डोज बहुत क्लियर है कि भाई आपको 10 ml यानी कि 2 बड़ी चम्मच सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद लेना है, कंटिन्यूसली लेना है। ठीक है, दूसरा आता है जो किडनी का काम है खून को साफ करने का, जिसके अंदर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सब गंदगी जो है जो भरी रहती हैं, तो ये खून में ही होती हैं। खून को साफ भी करना है तो ऐसी कोई चीज़ ले लो भैया जो कि हमारे फ़ायदेमंद है शरीर के अंदर, जो हेल्प करती है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगेन जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग में आती हैं कि भाई कहीं ना कहीं इससे मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा, और सिंपल चीज़ें, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। नीम ले लो, हल्दी ले लो, त्रिफला ले लो, गिलोय ले लो, अदरक ले लो, सिंपल चीज़ें हैं, घरेलू चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें हमको मालूम है कि भाई हमारे शरीर में ये फ़ायदा करेंगी, नुकसान नहीं करेंगी, तो क्या दिक्कत है। आप कराते रहो ना अपना एलोपैथी का इलाज, जहाँ का इलाज कराना, साथ में इसको शुरू कर दो भाई। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प तो मिलेगी आपके यूरिक एसिड कम करने में, आपके क्रिएटिनिन को कम करने में। तो जो खून साफ करने की प्रक्रिया है ये करता है नेफ्रो पंचामृत प्लस। और इसमें सिर्फ यही नहीं है, इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं। इसमें केले का तना भी है, उसका एक्सट्रैक्ट भी है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो सारी की सारी फायदेमंद हैं। और इसका भी वही डोज है, 2 बड़े चम्मच दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। इसको इस्तेमाल करो आप। मैंने अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, आपको भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये तो बात हो गई जी कि 5 दवाइयाँ कौन सी हैं आयुर्वेद की, जो मैंने आपको बता दी हैं, और आपको ये अमेज़ॉन पे मिल भी जाएंगी। जो लिंक है इसका बाई का वो डिस्क्रिप्शन में है नीचे वीडियो में, आप वहाँ से मंगा लेना। कहीं पर भी इंडिया में कम से कम आप हो तो वहाँ से आप ले सकते हो। कहीं तकलीफ होती है, कोई दिक्कत होती है, मेरे को अपना रिपोर्ट भेजो, प्रिस्क्रिप्शन भेजो, मैं आपको देख के बता दूंगा कि क्या करना है इसके बारे में। अब मेन जो प्रॉब्लम है या दिक्कत है किडनी के फेलियर के पेशेंट्स में, वो है कि भाई आपके शरीर में गंदगी है। ठीक है, पानी ज़्यादा जमा हो रहा है, गंदगी ज़्यादा जमा हो रही है। गंदगी मतलब यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये सब चीज़ें गंदगी कहलाती हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो निकल जाने थे शरीर से, पर वो जमा हैं अभी शरीर में। तो डिटॉक्स जो होता है, जिसको बोलते हैं सफाई, वो सबसे ज़रूरी है किडनी फेलियर के पेशेंट्स में। अब आप ये सोचो कि हमारे शरीर में 5 ऐसे अंग हैं, शरीर के ऑर्गन्स हैं जो डिटॉक्स में काम आते हैं। वो कौन से 5 हैं? सबसे पहला लंग्स, फेफड़े। ठीक है, डिटॉक्स में काम आते हैं। जब आप सांस लेते हो, सांस बाहर निकालते हो, ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, बेस्ट डिटॉक्स। प्राणायाम करो, ब्रेथ अंदर सांस लो, रोको, छोड़ो, बस इसका क्रम ही फॉलो करोगे तो ही सडनली आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स मेरी रिलीज होना शुरू हो गई। जो भी प्राणायाम की एक्सरसाइजेज हैं किडनी फेलियर के अंदर बहुत लाभदायक हैं। लंग्स हो गए, फेफड़े हो गए, नंबर 1। नंबर 2 आता है लिवर। जैसे मैंने आपकी बात बताया कि भाई आप हेपेरिक्स ले लो, लोड कम करो, ऐसी चीज़ें मत खाओ जो कि लिवर के लिए हैवी होती हैं। ठीक है, और जब आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली लिवर भी इंप्रूव होगा और वो भी डिटॉक्स करेगा। ठीक है, तीसरा अगेन ऑटोमेटिकली एलिमिनेशन चैनल नंबर 1, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा पाचन क्रिया है, जिससे मल द्वारा सब चीज़ें निकलती हैं हमारे शरीर के अंदर, वो सबसे बड़ा डिटॉक्स ऑर्गन है। अगर प्री प्रोबायोटिक जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आप यूरेमिक प्री प्रोबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं तो डाइजेशन के थ्रू भी आपके यूरिया, क्रिएटिनिन को बाहर निकालने में मदद मिलती है। ठीक है, चौथा आता है सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी का, स्किन, चमड़ी। ठीक है, पसीना लाओ। जितना पसीना लाओगे उतना यूरिया, सोडियम, पोटेशियम सब बाहर निकलेगा आपके शरीर से। पसीना बहुत इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन चैनल है, जिसको हम लोग डर्मा डायलिसिस भी बोलते हैं कभी कभार। और 5वां तो है ही किडनी आपकी, जो पेशाब बनाती है, जो गंदगी को बाहर निकालती है। इट इज़ अ फिल्टर, आपकी फिल्टर है शरीर का। तो ये 5 डिटॉक्स ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट हैं काम करने के लिए। ठीक है, मैं बहुत पेशेंट्स को अपने बोलता हूँ ग्राउंडिंग करो, अर्थिंग करो, मतलब ज़मीन से पैर को लगाओ, बहुत ज़रूरी। अर्थ सबसे बड़ा मैग्नेट है। डिस्चार्ज करो अपनी गंदगी,
अर्थ के अंदर डिस्चार्ज करो, मैग्नेट है, खींच लेगा वो, ठीक है। 32 ट्रिलियन सेल्स आपकी बॉडी की पोलैरिटी चेंज करने की हिम्मत रखता है। 85% एक ज़माना था जब 85% हम लोग बाहर रहते थे, ज़मीन से टच करते थे, ठीक है। आज 2% भी नहीं रह गया वो। तो 2% भी ऐसा टाइम नहीं मिलता है कि भाई ज़मीन से पैर लगे आपके, धरती के मैग्नेट से कांटेक्ट हो, खून का संचार इम्प्रूव वो हो ही नहीं रहा है आजकल। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मेंटल एस्पेक्ट। आप दुनिया की कोई डाइट ले लो, कोई दवाई ले लो, अगर आपकी मानसिकता ही लो है, मतलब आप डिप्रेस हो या आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो या आप खुश नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोई भी नहीं बचा सकता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है। एक डॉक्टर थे बहुत फेमस, मसारो, उन्होंने पानी पे एक्सपेरिमेंट किया था। एक गिलास पानी लिया और कुछ लोगों को बोला कि भाई आप इसको गाली मारो पानी को, ठीक है, और जितनी गालियां मार सकते हो, जितनी उसको बद्दुआएं दे सकते हो, दो उस गाली इस पानी को कि तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये है, तू वो है। और वो करने के बाद आप गूगल पे सर्च करना कभी वाटर एक्सपेरिमेंट, तो उसका पेट्री डिश में डाल के माइक्रोस्कोप से स्टडी किए गए जो मॉलिक्यूल्स थे, और काले ब्राउन अगली से धब्बे उसमें देखे, ठीक है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, उसको बोला गया वाटर को तुम बहुत अच्छे हो एंड आई लव यू, और सब जितनी अच्छी चीज़ें थी उस वाटर को बोली गई। और उसके बाद उस वाटर को टेस्ट किया गया जो दूसरा वाटर था, तो ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स जो थी, वाइट ग्लोइंग क्रिस्टल्स उसके अंदर थी। तो जब एक गिलास पानी का मेमोरी रखता है, सोच रखता है, तो आप तो 85% पानी हो सर, मैडम, आप तो 85% पानी हो। अगर आपके वातावरण अच्छा रहेगा, आपकी सोच अच्छी रहेगी, लोग भी आपके साथ अच्छे रहेंगे। चलिए लोग को छोड़ दीजिए, आप खुद ही अपने साथ अच्छे रहेंगे तो मिरेकल्स कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने समझ लिया कि भाई 5 आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो किडनी फेलियर में पेशेंट्स में इफेक्टिव हैं, असरदार हैं, साइड इफेक्ट नहीं है उनके कोई। वो कौन कौन सी 5 दवाइयां हैं? नंबर 1 बीपी कंट्रोल सिरप, नंबर 2 एचबी बूस्टर सिरप, नंबर 3 हेपेरेक्स डीएस, नंबर 4 नेफ्रो पंचामृत, और नंबर 5 नेफ्रो पंचामृत प्लस। इसका अलग अलग यूज़ है सबका, कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे अटकते हो, कहीं पे कोई भी दिक्कत होती है, अपनी रिपोर्ट भेज दो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो नीचे लिखा हुआ है। मैं उस रिपोर्ट को देख लूँगा, मेरा सेक्रेटरी मेरे को फॉरवर्ड कर देगा या मैं पर्सनली उसको देख लूँगा और मैं एग्जैक्टली बता दूंगा कि क्या करना है आपके केस में, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर फ़ोन मत करना प्लीज़, मैं फ़ोन नहीं उठा सकता हूँ, दिन भर बजता रहता है ये फ़ोन नंबर। सबसे अच्छा तरीका है मुझसे कांटेक्ट करने का, आप व्हाट्सएप करो। एक बार में नहीं देख पाया, नहीं रजिस्टर हो पाया, बहुत सारी इंक्वायरीज होती हैं, दोबारा रिपीट कर दो उसको, 3 बार रिपीट कर दो, मैं 100% देख के बता दूंगा क्या करना है इसके अंदर। चाहे उसके अंदर होम्योपैथी लगे, चाहे उसमें एलोपैथी के अंदर प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू करना है आपका कि भाई कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, कौन सी आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ने नहीं दी है, कौन सी दे सकते हैं, कौन सी इसमें आयुर्वेदिक दवाई काम करेगी, जो भी वॉट एवर इट टेक्स, डाइट क्या आपकी इस्तेमाल करनी है आपको, मैं सब बता दूंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में वही रिपीट करूंगा जो हर एक वीडियो में अपने रिपीट करता हूं, प्लीज़ अवॉइड, संकल्प ले लीजिए, ये 2-4 चीज़ें आपको नहीं खानी हैं अगर आपकी किडनी फेल हुई है तो। एक है दूध या दूध से बने कोई भी पदार्थ जैसे दही, पनीर इत्यादि नहीं लेना है। अंडा, मांस, मच्छी, एनिमल प्रोटीन नहीं लेना है। दालें नहीं लेनी है, दालों का अंकुरित ले सकते हैं यानी कि स्प्राउट्स, जैसे मूंग, मोठ, चना, स्प्राउट स्टीम कुक करके सैलेड के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। व्हीट को अवॉइड करें, गेहूं को अवॉइड करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ अभी आई हैं जो कि व्हीट को या जो ग्लाइकोफॉस्फेट जो उस पर फर्टिलाइज़र डलता है उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं
वो किडनी पे हार्मफुल हैं, उसको अवॉइड करें। कभी कभार ले लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर जनरली व्हीट्स को स्विच कर दें मिलेट्स की तरफ, ठीक है। रिफाइंड ऑयल जहर है किडनी के लिए, प्लीज़ कच्ची घनी का तेल इस्तेमाल कर लें या कोल्हू का तेल इस्तेमाल कर लें, शुद्ध गाय का घी इस्तेमाल कर लें एक बार को, पर रिफाइंड ऑयल ना लें, ठीक है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितना चाहें ले सकते हैं, पोटेशियम का कोई डर नहीं है। मेरी लिस्ट में चेक करेंगे तो पोटेशियम का एक पूरा मैंने वीडियो बनाया, वो जाके देख लीजिएगा और सुना दीजिएगा अगर किसी डॉक्टर कोई बोलता है आपको कि पोटेशियम पोटेशियम पोटेशियम, ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं है। तो कंक्लूजन में या लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि किडनी का फेलियर का पेशेंट किसी भी स्टेज पे, चाहे वो डायलिसिस करा रहा है, नहीं करा रहा है, डायलिसिस से बचना चाहता है, या इवन स्टार्ट ऑफ किडनी फेलियर है, मैं होप दूंगा, मैं आशा दूंगा, ठीक है, मैं निराशा नहीं दूंगा, मैं आपको हेल्प करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, रिकवर करने के लिए किडनी फंक्शन को और इंश्योर करने के लिए कि आपकी डायलिसिस ना हो। हाँ, कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है, वहाँ पर डायलिसिस ज़रूरत है तो है भाई, है, ठीक है, पर ज़िंदगी भर के लिए नहीं है, आप उससे भी निकल सकते हो और मैं आपकी मदद करूँगा, ठीक है। चलिए, नमस्कार।